नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे राणा सांगा के बारे में। अभी कुछ दिनों में एक संसद भवन में वक्तव्य दिया गया समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के द्वारा राणा सांगा के बारे में, और उस मुद्दे को लेकर काफ़ी हो हल्ला हो रहा है। उनके ऊपर इनाम घोषित हो रहे हैं। महाराणा सांगा उस फैमिली से आते हैं जो बप्पा रावल, राणा कुंभा, राणा सांगा, महाराणा प्रताप लगभग 1000 वर्षों तक राजस्थान राजपूताना का शासन इस फैमिली ने चलाई और अपने वीरता के लिए जाने जाते रहे हैं। और इस देश में मुगलों से के आक्रमण को जो सबसे आगे बढ़कर जिसने इनका डटकर मुकाबला किया मुगलों का, आक्रांताओं का, वो राणा फैमिली ही रही। और ऐसे महान योद्धा शासक के बारे में जब कुछ लोग अपनी तुच्छ राजनीति और किसी एक वर्ग को टारगेट करना या किसी एक वर्ग को खुश करने के लिए ये सब बातें बोली जाती हैं, तो भारतीय जनमानस में जिनमें महाराणा प्रताप, राणा सांगा, राणा कुंभा, बप्पा रावल, पृथ्वीराज चौहान, रानी लक्ष्मीबाई, इन सब के बारे में जब कोई ऊंची बात करता है या इनके बारे में गलत वक्तव्य देता है तो भारतीय जनमानस आक्रोशित होता है, क्योंकि हमारे पूर्वजों के बारे में कोई गलत शब्द, गलत कहानियाँ कहेगा तो उसको जवाब देना भी उचित है। और जिस तरह संसद में समाजवादी पार्टी के सांसद ने राणा सांगा को गद्दार बोला कि राणा सांगा ने बाबर को भारत आने का निमंत्रण दिया, इसका कोई प्रमाणिक तथ्य नहीं है। राणा सांगा अपने जीवन में 100 युद्ध लड़े हैं और उन 100 युद्ध में जो अंतिम लड़ाई रही राणा सांगा, जिसके बाद उनकी मृत्यु हुई, वो अंतिम लड़ाई जो बाबर से खानवा युद्ध में लड़ी गई, उसमें कुछ अपनों की गद्दारी और बाबर की सेना संचालन और उनकी जो तोपें और बंदूकें के द्वारा जो आक्रमण किया गया, इससे राणा सांगा की सेना का मुकाबला करने में अक्षम रही, क्योंकि राजपूत जो सैनिक थे, राजपूत राजा, वो तलवार, घुड़सवार, तीर कमान, हाथी, पैदल सेना, भाला बल्लम, जो पारंपरिक शस्त्र होते हैं, इनसे युद्ध लड़ रहे थे। और बाबर के पास अपनी तोपखाना था, उनके पास बंदूकें थी, जिसका उसने उस युद्ध में, पानीपत के युद्ध में और खानवा के युद्ध में बहुतायत प्रयोग किया, जिसकी वजह से राजपूतों की उसमें हार हुई। और उस हार के बाद पहले मुगलों ने देश पर शासन किया, आक्रमण किया, और मुगल सल्तनत की एक तरह से नींव पड़ी। उसके बाद बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब और फिर उसके बाद अंग्रेज,
तो 400-500-600 साल 400-500 साल की जो गुलामी रही वो उस युद्ध की हार के बाद भारत में पड़ी। आए दिन कोई न कोई हमारे महापुरुषों के बारे में और खासकर हिंदुओं के जो महापुरुष हैं, हमारे भगवानों के बारे में कोई भी ऐरा गैरा जिसकी समाज में, जिसकी देश में कोई इज्जत नहीं, ना ही उसकी उतनी क्षमता है वैसा बनने की, वो कुछ भी बोलकर चला जाता है। यही चीज़ें किसी और धर्म के बारे में, किसी और संप्रदाय के बारे में जब बोली जाती हैं, लोग सर से समझुदा, उसके ऊपर फतवा जारी होना, ये सब स्टार्ट हो जाता है। और जो राजनीतिक पार्टियां हैं अपने राजनीतिक फायदे के लिए तुच्छ कुछ वोटों की लाभ के लिए इन सब का वो समर्थन और महिमा मंडन भी करती रहती है। तो आज हम लोग राणा सांगा के बारे में जानेंगे। महान शासक, हिंदू सम्राट और राजपूताना की शान राणा सांगा। मध्यकालीन भारत के इतिहास में राणा संग्राम सिंह, जिनको हम राणा सांगा के नाम से जानते हैं, जो वीर योद्धा, एक ऐसे योद्धा जिनकी वीरता की गूंज आज भी राजस्थान के पहाड़ों में गूंजती है। और उनको अगर कोई गद्दार कहे, कोई बाबर को बुलाने का श्रेय दे, तो अपने आप में ये अतिशयोक्ति होगी, क्योंकि किसी भी इतिहासकार ने इसको प्रमाणित नहीं किया है। क्योंकि राणा सांगा ने लोधी के खिलाफ युद्ध लड़े, 18 युद्ध जो है लोधियों के खिलाफ लड़े, मालवा में लड़ा, गुजरात में युद्ध लड़े, और बाबर के खिलाफ खुद उन्होंने खानवा का युद्ध लड़ा और अपने वीरतापूर्ण अपनी परिचय देते हुए 80 घाव, लोग कहते हैं कि महाराणा सांगा के शरीर पे 80 घाव थे और उनका हाथ कट गया, पैर कट गया, आँख उनके भाइयों से संघर्ष के कारण उनकी एक आँख खराब हो गई थी। उसके बाद भी वो 100 युद्ध लड़ता है और अंतिम युद्ध जिसमें अपनों की गद्दारी और एक परंपरागत युद्ध कौशल के द्वारा वो युद्ध हार जाते हैं। तो आज हम उनके बारे में जानेंगे। महाराणा प्रताप का जो जन्म 12 अप्रैल 1482 को चित्तौड़ में हुआ था। इनका पूरा नाम महाराणा संग्राम सिंह था। इनके पिता का नाम राणा रायमल था। बचपन से ही राणा सांगा और उनके दोनों बड़े भाई एक साथ रहे, शिक्षा दीक्षा ली। इनके 3 बड़े भाई थे। राणा सांगा का जन्म 12 अप्रैल 1482 ईस्वी में चित्तौड़ में हुआ था। राणा सांगा की पत्नी का नाम कड़वती था। उनके 4 पुत्र थे, जिनके नाम रतन सिंह द्वितीय, उदय सिंह द्वितीय, भोज राज और विक्रमादित्य थे। ऐसा भी माना जाता है कि राणा सांगा की कुल मिलाकर 22 पत्नियां थी, क्योंकि राजाओं के उस समय आपसी संबंधों, संधियों की वजह से ये पारिवारिक संबंध बनाना पड़ता था और अपनी राज्य के विस्तार के लिए ये सब करना पड़ता था। राणा सांगा का अपने ही भाइयों से उत्तराधिकार के लिए संघर्ष हुआ। एक बार उनके भाई पृथ्वीराज, जयमल और संग्राम सिंह ने अपनी अपनी जनपत्तियां एक ज्योतिषी को दिखाई। उन्हें देखकर कहा गया कि पृथ्वीराज और जयमल
की जनप्रतियाँ अच्छी हैं, लेकिन राजयोग सिर्फ संग्राम सिंह के पक्ष में होने के कारण मेवाड़ का वो स्वामी बने गए। यह सुनते ही दोनों भाइयों ने संग्राम सिंह को के ऊपर टूट पड़े और जयमल पृथ्वीराज के मारने से संग्राम की एक आंख फूट गई। और उसके बाद भी संग्राम सिंह अपने भाइयों से भिड़े। उस समय उनके चाचा सारंगदेव जो रायमल के चाचा थे, बीच बचाव कर उन्हें शांत किया। सारंगदेव ने उन्हें समझाया कि ज्योतिष के ऊपर विश्वास नहीं करते और जब जिसको राजा बनना होगा वो बनेगा। अपने भाइयों से डरकर राणा सांगा अजमेर के श्रीनगर में करमचंद पवार के पास अज्ञातवास में बिताया कुछ समय। रायमल ने उन्हें बुलाकर और उसके बाद उनके भाइयों की राजा बनते हैं, फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद रायमल ने उन्हें बुलाकर मेवाड़ का राजा बनाया। राणा सांगा रायमल की मृत्यु के बाद 1509 में 27 वर्ष की युद्ध के आयु में वो मेवाड़ के शासक बने और उसके बाद उन्होंने अपना राज्य विस्तार के लिए, क्योंकि वो वीर थे और युद्ध लड़ना उनका एक खेल था, तो उन्होंने मेवाड़ के शासन बनने के बाद मेवाड़ के महाराणा में वो सबसे प्रतापी योद्धा थे। उनके शासक रहते ही किसी भी हिम्मत नहीं थी कि कोई आसानी से आक्रमण कर ले और कब्जा जमा ले। महाराणा सांगा बहुत ही प्रतापी और महान योद्धा थे। इसके बाद मेवाड़ का शासक बनने के बाद राणा सांगा के समय गुजरात और मेवाड़ के बीच संघर्ष का तत्कालीन कारण ईडर का प्रस्थान। ईडर के राव भाड़ के दो पुत्र सूर्यमल और भीम थे। राव भाड़ की मृत्यु के बाद सूर्यमल की गद्दी पर बैठा, क्योंकि उसकी भी 18 माह के बाद उसकी मृत्यु हो गई। अब सूर्यमल के स्थान पर उसका बेटा रायमल ईडर की गद्दी पर बैठे। रायमल की अल्पायु होने का लाभ उठाकर उसके चाचा भीम ने गद्दी पर अपना अधिकार कर लिया। रायमल ने मेवाड़ में शरण ली, जहां महाराणा सांगा ने अपनी पुत्री की सगाई उसके साथ कर दी और उसके बाद 1516 में रायमल ने महाराणा सांगा की सहायता से भीम के पुत्र भरत भारमल को हटाकर ईडर पर पुनः अधिकार कर लिया। भारमल को हराकर रायमल का ईडर पर शासक बनाए जाने से गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर बहुत गुस्सा हुए, और क्योंकि भीम ने उन्हीं की आज्ञा अनुसार ईडर पर अधिकार किया था। नाराज सुल्तान ने मुजफ्फर ने अहमदनगर के जागीर निजामुद्दीन को आदेश दिया कि वह रायमल को हराकर भारमल को पुनः ईडर की गद्दी पर बैठाए। निजामुल मुल्क द्वारा ईडर पर घेरा डालने और रायमल पहाड़ों में चले गए और पीछा करने के कारण निजाम मुल्क को हराया। ईडर के आगे रायमल का अनावश्यक पीछा किया जाने के से नाराज सुल्तान ने निजाम मुल्क को वापस बुला लिया। इसके बाद सुल्तान द्वारा मुबारिक जुल्मुल्क को ईडर का हकीम नियुक्त किया गया। एक भाट के सामने एक दिन मुजरमुल के सांगा की तुलना एक कुत्ते से कर दी। यह जानकारी मिलने पर महाराणा सांगा ने वाडंग के राजा उदय सिंह के साथ ईडर पर जा पहुंचे। पर्याप्त सैनिक न होने के कारण भी मुवारिजुल-मुल्क ईडर छोड़कर अहमदनगर भाग गए। इसके बाद सांगा ने ईडर की गद्दी पर रायमल को बैठा दिया और अहमदनगर, बड़नगर, विशलनगर आदि स्थानों पर लूटते हुए अधिकार करते हुए चित्तौड़ लौट आए। महाराणा सांगा के आक्रमण से बर्बादी का बदला लेने के सुल्तान मुजफ्फर ने 1520 में मलिक अयाज एवं विका मुल्क की अध्यक्षता में दो अलग अलग सेनाएं मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजी। मालवा का सुल्तान महमूद भी सेना के साथ आ मिला, किंतु मुस्लिम अफगानों में अनबन के कारण मलिक अयाज आगे नहीं बढ़ सका और संधि कर उसे वापस लौटना पड़ा। तो इस तरह राणा सांगा ने गुजरात के सुल्तान को भी अनेक युद्धों में हराते हुए अपने
क्षेत्र का विस्तार किया। उसके बाद दिल्ली के सल्तनत से संघर्ष। महाराणा सांगा ने सिकंदर लोदी के समय दिल्ली के अधीनस्थ इलाकों पर अधिकार करना शुरू किया। उस समय सिकंदर लोदी दिल्ली के शासक थे, किंतु अपने राज्य की निर्बलता के कारण वह महाराणा सांगा के साथ संघर्ष के लिए तैयार नहीं हो सका। सिकंदर लोदी के उत्तराधिकारी इब्राहिम लोदी ने 1517 में मेवाड़ पर आक्रमण किया। खतौली कोटा में नामक स्थान पर दोनों पक्षों के बीच युद्ध है, जिसमें महाराणा सांगा की विजय हुई। महाराणा सांगा और लोदी जो दिल्ली के शासक थे, उनके बीच में 18 युद्ध हुए हैं और सभी में उन्होंने लोदियों को हराया। इस युद्ध में तलवार से सांगा मतलब युद्ध में सांगा घायल हो गए। घुटने पर तीर लगने के कारण वह लंगड़े भी हो गए थे। खतौली की पराजय का बदला लेने के 1518 में इब्राहिम लोदी ने मियां माखन की अध्यक्षता महाराणा सांगा के विरुद्ध एक बड़ी सेना भेजी। राणा सांगा के मालवा के साथ संबंध। मेदिनी राय नामक एक हिंदू संवंत ने मालवा के अफजल सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय को पुनः शासक बनाने में सफलता प्राप्त की। इस कारण सुल्तान महमूद ने उसे अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। सुल्तान ने मुस्लिम अमीरों को मेदिनी राय की बढ़ती हुई शक्ति से काफ़ी ईर्ष्या थी और उन्हें सुल्तान को उसके विरुद्ध कहलाने के सफलता प्राप्त की। मेदिनी राय महाराणा सांगा की शरण में मेवाड़ आ गया, जहां उसे गागरोन व चंदेरी की जागीरें दे दी गई। 1519 में सुल्तान महमूद मेदिनी राय पर आक्रमण के लिए रवाना हुआ। इस बात की खबर लगते ही राणा सांगा भी एक बड़ी सेना के साथ गारगोन पर पहुंच गया। यहाँ हुई लड़ाई में सुल्तान की बुरी तरह से पराजय हुई। सुल्तान का पुत्र अशफाक खां उस युद्ध में मारे गए, वह घायल हुआ। महाराणा सांगा सुल्तान को अपने साथ चित्तौड़ ले गए, जहां सांगा ने उन्हें 3 माह तक कैद करके रखा। तो इस तरह महाराणा सांगा और लोदी के बीच लगातार संघर्ष होता रहा और 18 बार उन्होंने लोदियों को हराया। इसके बाद बाबर और खानवा युद्ध होने से पहले राणा सांगा के साथ हसन खां मेवाती, महमूद लोदी और अनेक राजपूत अपनी अपनी सेना के साथ हो गए थे। वह हौसले के साथ एक विशाल सेना के साथ बयाना और आगरा पर अधिकार करने के लिए बढ़े। बाबर ने बयाना के शासक से सहायता मांगी। बाबर ने ख्वाजा मेहंदी को भेजा, पर राणा सांगा ने उसे शिकस्त देकर अपना अधिकार कर लिया। सिकरी के पास भी मुगल सेना को करारी हार मिली। लगातार मिल रही हार से मुगल सैनिक में डर घुस चुका था। राणा सांगा जब गद्दी पे बैठे मालवा की, तो उन्होंने गुजरात, मालवा और जो छोटी छोटी रियासतें थी राजपूताना राजस्थान की, और पंजाब से लेकर गुजरात और मालवा मतलब ग्वालियर तक उन्होंने अपना अधिकार बनाया और एक स्वतंत्र राज्य जो है, कई सौ वर्षों के बाद इतना बड़ा स्वतंत्र राज्य जो है, उन्होंने एक हिंदू शासक के अधीन रहा। उन्होंने छोटी छोटी जागीरों, जो छोटे राजपूत राजा थे, उनसे संधियां करके उनको अपने साथ मिला करके एक विशाल राज्य की स्थापना की और एक विशाल सेना का भी। उनके सेना में 80,000 के करीब घुड़सवार सैनिक और 500 हाथियों का दल था और लाखों की सेना थी। तो इतनी बड़ी सेना से लड़ने के लिए उस समय के जो भी मुस्लिम आक्रांता या सुल्तान थे, उनको लगातार पराजय मिलती रही और वो अपना राज्य का विस्तार करते रहे। इस तरह जब बाबर की पहले आमना सामना राणा सांगा से होता है, तो उनको उस युद्ध में वो बाबर की शिकस्त होती है और उनकी सेना का मनोबल भी टूट जाता है। फिर बाबर जो है, जो मुस्लिम आक्रांताओं की एक रणनीति रहती है कि काफिरों को मारो, जन्नत मिलेगी, शराब, उसने कसम खाई कि हम शराब नहीं पिएंगे। बाबर का यह सपना था कि वो भारत में मुगल सल्तनत की स्थापना करना था। हिंदू राजा और राणा सांगा ये समझ रहे थे
कि बाबर आएगा, जैसे तैमूर आया और भी जो आक्रमणकारी आए वो आए, उन्होंने दिल्ली लूटी, मतलब लूट पाट करके वो चले गए। तो शुरू में ये लगा कि बाबर भी आएगा, वो भी लूटपाट करेगा और चला जाएगा, क्योंकि उसने पहले सिकंदर लोदी और लोदी वंश को हराया, दिल्ली के शासकों को हराया। लेकिन उसके बाद जब उसने अपनी शक्ति बढ़ाई और राजपूताना या मेवाड़ की तरफ हमला रुख किया, तो फिर राणा सांगा ने उसकी टक्कर ली। अपनी सेना का मनोबल गिरने देख बाबर ने बड़ी चतुराई से मुसलमानों पर यह तमगा, एक प्रकार की सीमा टैक्स भी उठा लिया और अपनी सेना को कई तरह से लालच दिया। उसने अपनी सेना में थोड़ी हिम्मत आई, उसने अपने सैनिकों को निष्ठापूर्ण युद्ध करने और प्रतिष्ठा की सुरक्षा का हुक्म दिया। इससे उसके सैनिकों में युद्ध करने की तैयारी। पहला उसने कहा कि मैं शराब नहीं पीऊंगा, उसके बाद जिहाद करना, काफिरों को मारना, एक मुगल सल्तनत की नींव करना। इससे उसने अपने सेना में मनोबल बढ़ाया। उसके बाद खानवा का युद्ध मार्च 1527 ईस्वी में हुआ। राणा सांगा और मुगल बादशाह बाबर के बीच खानवा के मैदान में दोनों सेनाओं के बीच जबरदस्त खूनी मुठभेड़ हुई। बाबर 2 लाख मुगल सैनिक थे और ऐसा कहा जाता है कि राणा सांगा के पास भी बराबर बाबर जितनी ही सेना थी। राणा सांगा की सेना के पास वीरता का भंडार था और वे बिल्कुल घमासानी से लड़े। बाबर के पास गोला बारूद का बड़ा जखीरा था। युद्ध में बाबर ने सांगा की सेना में लोदी सेनापति को लालच दिया, तो वो सांगा को धोखा देकर सेना सहित बाबर से जा मिला। लड़ते हुए राणा सांगा की एक आंख में तीर लग गया, लेकिन उन्होंने इसकी परवाह नहीं की और युद्ध में डटे रहे। इस युद्ध में उनके कुल 80 घाव आए थे। इनकी लड़ाई में दिखी वीरता से बाबर के होश उड़ गए। ऐसा कहा जाता है कि सांगा का सर धड़ से अलग होते हुए भी इनका धड़ लड़ता रहा था। इस युद्ध में शुरुआती जो मुठभेड़ हुई राजपूतों में और बाबर की सेना में, इसमें राजपूत भारी पड़े, लेकिन क्योंकि बाबर के जो तोपखाना था और उनकी जो बंदूकें थी, उससे बहुत सारे राजपूत सरदार, राजपूत सैनिक, क्योंकि ये आमने सामने की लड़ाई लड़ते थे, और जब इनके ऊपर बारूद से हमला हुआ तो उसमें कई सैनिक घायल हुए, मारे गए। और जब तोप के गोले आके फटते थे तो इनके घोड़े, इनके हाथियां वो बिदकने लगे, वो अपने ही सैनिकों को मारने लगे। तो इस तरह जो है फिर राणा सांगा की सेना जो है कमजोर पड़ी। बाबर की सेना यह युद्ध जीत गई, भले वह युद्ध में जीते हों, लेकिन सांगा की सेना ने उन्हें धूल चटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लोदी के गद्दारी करने की वजह से राणा सांगा की सेना शाम होते होते लड़ाई हार गई। राणा सांगा को इस युद्ध भूमि से युद्ध खत्म होने से पहले ही किसी सुरक्षित स्थान पर इनके साथियों इनको उठाकर ले गए। इस युद्ध में बाबर को पूरे भारत में मुगल साम्राज्य स्थापित करने में मदद मिली और वह पहला मुगल सम्राट बना। इस युद्ध में सांगा बेहोश हो गए तथा उन्हें अपनी सेना को किसी सुरक्षित स्थान पर ले गई। वह होश में आने के बाद उन्होंने बाबर को हराने और दिल्ली पर विजय प्राप्त करने की कसम खाई और ये कहा कि हम कभी जब तक दिल्ली पर अधिकार नहीं करेंगे, बाबर को हराएंगे नहीं, तब तक चित्तौड़ नहीं जाएंगे की शपथ ली। जब सांगा बाबर के खिलाफ ये युद्ध छोड़ने की तैयारी में थे तो उन्होंने अपने ही साथियों के जहर दे दिया, जो कि बाबर के साथ लड़ाई नहीं लड़ना चाहते थे। जनवरी 1588 में कालपी में उनकी मृत्यु हो गई। उनके देहांत के बाद उनके उत्तराधिकारी उनका पुत्र रतन सिंह द्वितीय बने। तो इस तरह महाराणा सांगा अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए, अपने देश की रक्षा करते हुए वीर गति प्राप्त हुए। राणा सांगा अपने जीवन में 100 से अधिक युद्ध लड़े और कभी हारे नहीं। सिर्फ वो खानवा के युद्ध में बाबर की सेना के सामने पराजित हुए, जिसमें बाबर के तोपखाने, उनकी बंदूकें और दूसरा राणा सांगा में लोदियों के विश्वासघात के कारण और अपनों के विश्वासघात के कारण वो
पराजित हुए। और जो लोग ये कहते हैं कि राणा सांगा ने बाबर को आमंत्रित किया, जो आदमी इतना वीर हो और जिसने लोधियों को हराया हो, गुजरात के सुल्तान को हराया हो, इतना बड़ा साम्राज्य इकट्ठा किया हो, वो बाबर को क्यों देश बुलाएगा? और जिसने खुद बाबर को हराया हो पहले युद्ध में। तो जो लोग ऐसा कहते हैं उनकी या तो मति भ्रष्ट है, या फिर उनको अपने भारतीय होने पर, अपने भारतीय महापुरुषों की वीरता पर, उनके त्याग और बलिदान पर जो संशय करता है, ऐसे लोगों या तो पागल हैं और या तो फिर वो जानबूझकर ऐसी तुच्छ बातें हमारे महापुरुषों के बारे में करते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हम सभी जितने भी भारतीय हैं, जो भी हमारे महापुरुष हैं, वो किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय से कोई मतलब नहीं है, और किसी के भी बारे में, जो भी हमारे महापुरुष हैं, उनके बारे में कोई भी ऐसी ऊंची बात या ऐसी बात ना कही जाए जो लोगों को दुखी करे, लोगों को लेधित करे, क्रोधित करे, और वो फिर कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लें, धरना प्रदर्शन करें, लड़ाई झगड़ा हो, जो आए दिन हमको देखना पड़ता है। किसी महापुरुष की मूर्ति तोड़ दी जाती है, किसी का हाथ तोड़ दिया जाता है, किसी के ऊपर कालिख पोत दी जाती है। ये सब राजनीतिक पार्टियां अपने चंद फायदे के लिए ये सब करती रहती हैं। तो देश की जनता को भी, और जो इनके बहकावे में भी नहीं आना चाहिए, और जो लोग ऐसा कर रहे हैं इनको समय के साथ इनको जवाब भी मिलता रहता है, और ये जनता के सामने नंगे भी होते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।